नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और इस सत्र में हम बात करेंगे 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या कुछ नया घटित हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग डिसऑर्डर पर, और गेमिंग डिसऑर्डर के संदर्भ में आज हम बात करेंगे ICD के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इस वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार जो दिए गए उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे मणिपुर में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी का पहला मॉडल। तो पहली बार नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में ड्रोन द्वारा कोरोना का टीका डिलीवर कराया गया, इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मॉस्क्यूरिक्स के बारे में। मॉस्क्यूरिक्स जो कि पहला टीका बन गया है जिसे मलेरिया के लिए WHO ने प्रमाणित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं गेमिंग डिसऑर्डर से। कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा कि हमारे बच्चे या कई हमारे बड़े भी बहुत ज़्यादा गेमिंग कार्य में संलिप्त हो गए हैं। तो ICD ने 2019 में इस गेमिंग को, यानी कि जो गेमिंग के प्रति हमारा रुझान है, हमारा रुझाव है ज़्यादा, हम गेमिंग को प्राथमिकता देते हैं, और इस बीमारी को जगह दी गई, नाम दिया गया गेमिंग डिसऑर्डर को ICD में। तो ICD ने 11वें संशोधन में गेमिंग डिसऑर्डर को एक ऐसा डिसऑर्डर माना जहां पर किसी भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा है चाहे वो बच्चा है, उसकी प्राथमिकता है गेम खेलना। और इस प्राथमिकता के कारण उसके शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे मोटापा आ जाना, रक्तचाप की बीमारी हो जाना, और यहाँ तक कि हमारी केंद्रीय तंत्रीय प्रणाली यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और वो कैसे? हमारी सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब भी कम हो रही है। तो ICD क्या है? ICD ने 11वें संशोधन में गेमिंग डिसऑर्डर को जगह दी, और ICD है एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानक आधार जिसमें खास बीमारियों को विश्व स्तर पर किसी भी प्रवृत्ति को किसी भी स्वास्थ्य आंकड़े की पहचान की जाती है। यानी कि अगर किसी भी विकार को ICD में शामिल किया जाता है तो कोई भी देश अपने स्वास्थ्य तंत्र में, स्वास्थ्य प्रणाली में उसके खिलाफ, उससे लड़ने के लिए रणनीतियां तैयार करेगा। यानी कि ICD का काम है स्वास्थ्य प्रवृत्तियों और आंकड़ों की पहचान करना, और ये मदद करेगा हमारे चिकित्सकों की, हमारे शोधकर्ताओं की, ताकि वो इन स्थितियों को जान पाए और इनका निदान करने में सक्षम हो। सो ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, जिसके 11वें संशोधन में गेमिंग डिसऑर्डर दिया गया, और ICD का काम है किसी भी विकार को पहचानना और हमारे शोधकर्ताओं की मदद करना, हमारे चिकित्सकों की मदद करना, ताकि वह इसका निदान कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं। महत्वपूर्ण बात जो है वो है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है डेविड जूलियस और आडम पाटपुटिया को, और ये इन्हें दिया गया है किसकी पहचान करने के लिए? तापमान और स्पर्श के लिए अभिग्रहियों की पहचान करने के लिए, यानी कि रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। अब इस वैज्ञानिक जोड़ी ने क्या किया? इस वैज्ञानिक जोड़ी ने मानव शरीर में ऊष्मा और यांत्रिक दबाव, प्रेशर, ठीक है जी, ऊष्मा और आंतरिक दबाव के प्रति संवेदनशील, यानी कि ऐसे खास सेंसर्स जो हमें गर्म या ठंडे का एहसास कराते हैं, या हमें किसी चुभन की, किसी टच की एहसास कराते हैं, उन मॉलिक्यूलर सेंसर्स के बारे में हमें उन मॉलिक्यूलर सेंसर्स की खोज की। फिर से सुनिए, इन दोनों ने, इस जोड़ी ने मानव शरीर में पाए जाने वाले मॉलिक्यूलर सेंसर्स यानी कि आणविक संवेदकों की खोज की, जिनसे हमें किसी भी चीज़ के गर्म ठंडा होने की या किसी टच की वजह से या किसी यांत्रिक दबाव का एहसास किया जाता है। अब इन दोनों ने काम कैसे किया? डेविड जूलियस ने काम किया, सबसे पहले हमें बताया प्रथम ऊष्माग्रही के बारे में, फर्स्ट हीट रिसेप्टर की खोज की डेविड जूलियस ने, और इस खोज के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया मिर्ची को तीखापन देने वाला जो केमिकल है जिसका नाम है कैप्साइसिन। सो मिर्च को तीखापन देने का, जो तीखापन देने वाला पदार्थ कैप्साइसिन की मदद से इन्होंने बाहरी त्वचा पर उसका इस्तेमाल करके हमें पहली बार खोज करके दी प्रथम ऊष्माग्रही की, फर्स्ट हीट रिसेप्टर की।
अब अगर हम आर्डम पापूटिया की बात करें तो इन्होंने शीत और यांत्रिक यानी कि कोल्ड और प्रेशर वाले जो रिसेप्टर्स हैं, जिनके लिए हमारा जो शरीर है, चाहे वो हमारे आंतरिक अंग है या हमारी त्वचा है, उस पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूलर सेंसर्स के बारे में बताया। ठीक जी, तो इन खोजों का महत्व क्या है? यदि हम इन रिसेप्टर्स के बारे में जान पाएंगे तो हो सकता है हम इनकी कार्य पद्धति को और बेहतर तरीके से समझ पाएं, और अगर ऐसे रिसेप्टर्स की कार्य पद्धति हम बेहतर समझ पाएंगे तो हम इन्हें कम प्रभाव वाला बना सकते हैं, यानी कि हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं जिससे ये कम प्रभावी हो जाएं, और अगर ये कम प्रभावी हो जाएंगे तो हमें दर्द का एहसास होना कम हो जाएगा, और ये हमारे चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा विभिन्न बीमारियों के इलाज करने में। ठीक है जी, तो रिसेप्टर्स क्या हैं, ऊष्मा रिसेप्टर्स क्या हैं और किस प्रकार से खोज हमारी मदद करेगी, इसको जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बात कर रहे हैं वर्ष 2021 के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? 3 खास भौतिकी वैज्ञानिकों को दिया गया, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये तीनों वैज्ञानिक जो हैं वो जलवायु वैज्ञानिक हैं। जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 जलवायु वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनका नाम है सुकोरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और ग्योर्गियो पारिसी। अब लगभग 2 दशक पहले सुकोरो मनाबे और हेसलमैन ने हमें बताया, एक ऐसा उन्होंने मॉडल दिया जहां पर हम पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग की गई, परिवर्तनशीलता को प्रमाण किया गया, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आज जो है हमारा वैश्विक जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी खोज उन्होंने 2 दशक पहले की थी। तो इस खास खोज के लिए उन्हें भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। और पारिसी ने क्या किया? पारिसी ने परमाणु से लेकर गृह पैमाने तक, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर प्लैनेटरी लेवल तक जो है उन्होंने भौतिक प्रणालियों की श्रृंखला की, और इस उतार चढ़ाव को खास गणित तरीके से गणित मॉडल तैयार किया और हमारे भौतिकी वैज्ञानिकों की मदद की। ठीक, मनाबे और हेसलमैन की अगर बात करें तो 1960 के दशक में इन्होंने ये स्थापित किया कि बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो उससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो उसका मानक जो है सिद्ध किया इन्होंने 1960 के दशक में। साथ ही साथ हेसलमैन ने यह भी बताया कि जलवायु परस्पर बदलता जरूर है, पर जलवायु में परिवर्तन आने से किस प्रकार जो है मानव जो है जलवायु पर किस प्रकार अपना प्रभाव छोड़ता है और क्या विशिष्ट संकेत हैं, इस बारे में हेसलमैन ने हमें बताया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जलवायु वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक जी, तो आप इनके नाम याद रखेंगे और जलवायु वैज्ञानिकों ने क्या किया इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे मणिपुर में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल के बारे में। हाल ही में आईसीएमआर की ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आई ड्रोन की पहल से पहली बार कोरोना की वैक्सीन डिलीवर की गई है 26 किलोमीटर स्थित 2 खास इलाकों में। और ये खास इलाके कौन से थे? इन इलाकों के नाम है बिष्णुपुर जिला अस्पताल से लेकर लोकतक झील तक। इस 26 किलोमीटर के रास्ते को 12 से 15 मिनट के बीच में कोविड का जो टीका है वो यहाँ पहली बार पहुंचाया गया और इस्तेमाल किया गया मेक इन इंडिया ड्रोन का इसके लिए। ठीक है जी, तो वास्तविक दूरी बिष्णुपुर जिला अस्पताल और लोकतक झील में 26 किलोमीटर की है, और इस दूरी को 12 से 15 मिनट के बीच में कवर किया गया और यहाँ पर कोरोना का टीका जो है वो पहुंचाया गया। अब यह वितरण मॉडल हमारी मदद किस तरह करेगा? अगर हम इस वितरण मॉडल की तरफ देखें तो हम ऐसे सभी इलाकों पर किसी भी तरह की दवाई या टीका पहुंचाने में सक्षम है जो दूर दराजी इलाके हैं। आई ड्रोन की ये पहली कदम है वो हमारे बहुत काम आने वाला है जब हम दूर दराजी इलाकों में दवाइयाँ या टीके जो है वहाँ पहुँचाना चाहेंगे। ठीक जी, तो पहल की गई मणिपुर में आई ड्रोन द्वारा, जहाँ पर मेक इन इंडिया ड्रोन द्वारा जो है कोरोना का टीका पहुँचाया गया। ठीक जी, आगे बात करते हैं आगे बात करेंगे हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया लिस्ट एंड मैकमिलन को, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को। और इन्हें दिया गया किसकी खोज के लिए? असमित ऑर्गेनोकैटालिसिस यानी कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस की खोज के लिए।
असमित ऑर्गेनोकैटालिसिस क्या है? सो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कैटलिस्ट क्या है, यानी कि उत्प्रेरक जिसे हम कहते हैं, उत्प्रेरक क्या है? सो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी अभिक्रिया यानी कि किसी भी रिएक्शन में भाग लिए बिना उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जितने समय में वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया होनी है, उससे ज्यादा तेज दर पर करने में सक्षम है उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक की खास बात यह है कि वह उस अभिक्रिया का भाग नहीं बनता, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता, और इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं उत्प्रेरण या कैटालिसिस। तो अब तक जो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते आए थे वो थे धातुएं और एंजाइम, जिन्हें हम जैविक कैटलिसिस या जैविक उत्प्रेरक भी कहते हैं, बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। और इन्होंने 2000 में बताया एक नए ऑर्गेनो कैटलिस्ट के बारे में, असमित यानी कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के बारे में। अब ये उत्प्रेरक भी बहुत ही स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले रसायनों से बने हुए हैं, और खास बात यह है कि यह उनसे सस्ते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का एक विशेष परिणाम जब हम चाहते हैं तो ऑर्गेनो कैटलिस्ट उसमें मदद करते हैं। सस्ते हैं, रासायनिक पदार्थों से बनाए जाने वाले हैं, और हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है, यानी कि हम किसी भी अभिक्रिया की बात अगर करें तो हम सब्सट्रेट्स और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है जी। तो खास सब्सट्रेट्स अंतिम परिणाम पाने के लिए इन ऑर्गेनो कैटलिस्ट की मदद बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। अब ये ऑर्गेनो कैटलिसिस है क्या? अब ऑर्गेनो कैटलिसिस की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनो कैटलिस्ट, ये उत्प्रेरक काम कैसे करते हैं? कोई भी कैटलिस्ट जब काम करता है, किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ाना चाहता है, तो वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी कि थोड़े समय तक काम करने वाले ऐसे अधिक अभिक्रियाशील यानी कि मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव अल्पजीवी मध्यवर्ती अणु बनाता है, यानी कि मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूलर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट्स बनाएगा। तो ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनो कैटलिसिस का काम है अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए जो बीच में अल्पजीवी मध्यवर्ती अणु बनाएगा वो काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट कायरल हैं। कायरल मतलब ये एनांशाइमर हैं, अपने ही मिरर इमेज पे सुपरपोज नहीं होते। तो इस वजह से जब ये अल्पजीवी मध्यवर्ती अणु बनाते हैं और जब ये अणु बन जाते हैं, उसके बाद यह कुछ खास गुण जो हैं उस सबस्ट्रेट के उन्हें स्थानांतरित कर देता है, यानी कि उनकी जगह बदल देगा। तो अब किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, आगे रिएक्शन कैसे होगा, हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं ऑर्गेनो कैटलिसिस की मदद से। तो ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनो कैटलिसिस क्या है। ऑर्गेनो कैटलिस्ट में के काम करने की प्रतिक्रिया में सबसे पहले वह इंटरमीडिएट बनाएगा, यानी कि अल्पजीवी छोटे समय के लिए इंटरमीडिएट्स बनाएगा, मध्यवर्ती अणु बनाएगा, और ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट कायरल होने की वजह से इन सबस्ट्रेट्स की पोजीशन को बदल देगा, यानी कि इन्हें स्थानांतरित कर देगा। इस वजह से अभिक्रिया आगे कैसे होगी, इस चीज़ को नियंत्रण किया जा सकता है। और जैसा मैंने बताया, इसकी खोज के बाद हमें ये पता चल गया कि अब जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमें जो हम चाहते हैं प्रोडक्ट बनना, उसके लिए हमें प्योरिफिकेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑर्गेनो कैटलिसिस का उपयोग किया गया है फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में, बहुत सारी दवाइयां बनाने में। ऑर्गेनो कैटलिसिस जो है उस अभिक्रिया को दर को फास्ट करते हैं, तेज करते हैं, इस वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में। ठीक जी। तो रासायनिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो आप याद रखेंगे, लिस्ट और मैकमिलन को दिया गया। किस लिए दिया गया? असमित ऑर्गेनो कैटलिसिस के लिए, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के लिए। ठीक जी। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां हम बात करने वाले हैं मॉस्क्यूरिक्स। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा RTS ASO1 टीका, अब इसे किस नाम से बेचा जाएगा? व्यावसायिक नाम है इसका मॉस्क्यूरिक्स। ये अब तक का एकमात्र और पहला ऐसा टीका होगा जिसे छोटे अफ्रीकी बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इन्हें जानलेवा मलेरिया से बचाया जाएगा। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा, जो फेल्सीपेरम मलेरिया होता है वो बहुत ही जानलेवा है, उसके लिए अब इस मॉस्क्यूरिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
ठीक है जी। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो कि काफ़ी प्रभावी है, यह टीका उसके लिए हमारे जो अफ्रीकी जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके टीकाकरण कार्यक्रम में अब इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो 3 अफ्रीकी देश, घाना, कीनिया और मलावी, इनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम में अब मॉस्क्यूरिक्स को शामिल कर लिया है। तो मॉस्क्यूरिक्स बन गया है मलेरिया के लिए दिए जाने वाला पहला टीका। ठीक जी। संपूर्ण विश्व में मलेरिया का भार अभी भी बहुत है। अगर हम WHO के आंकड़ों पर विश्वास करें तो यह बीमारी हर साल 4 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेती है और ज़्यादातर प्रभावित लोग बच्चे जो हैं वो 5 साल से कम उम्र के हैं। अब अगर हम एंटी मलेरियल ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको याद होगा हमने गत सप्ताह आर्टिमिसिन की भी बात की थी। आर्टिमिसिन जिसका उपयोग किया जाता है इसी प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से लड़ने के लिए। इस ड्रग के लिए भी अब 2 नए संस्करण मिल गए हैं, 2 नए म्यूटेंट वैरायटीज मिल गई हैं। तो ऐसा करने से अब उस ड्रग का इस्तेमाल करना, आर्टिमिसिन का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो कम प्रभावी हो जाएगा। ठीक जी। अब ये जो चुनौतियां हैं इस टीके के लिए, मॉस्क्यूरिक्स के लिए, अभी तक सिर्फ यह पाया गया है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर, मलेरिया की अगर गंभीर स्थिति है तो केवल ये 30% मामलों में ही उस बीमारी को रोकने में सक्षम है। तो अभी भी बहुत प्रभावी टीकों की खोज आज भी जारी है। खास बात यह है कि मलेरिया का टीका अभी तक हम विकसित क्यों नहीं कर पाए। सबसे पहली बात तो यह है कि वैक्सीन निर्माताओं के लिए मलेरिया का टीका विकसित करना बहुत ही कम लाभ वाला है और बहुत ही कम प्रोत्साहन दिया जाता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यह परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम जो है ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में इम्यूनिटी सिस्टम से बचने के लिए हमारी ही कोशिकाओं के अंदर छिपने में सक्षम है। तो इसे पकड़ पाना हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा थोड़ा कठिन हो जाता है। और यह परजीवी चक्र, इस परजीवी का जीवन चक्र 2 तरह से है, मच्छर के अंदर और हम इंसानों के अंदर। इस प्रकार से इस परजीवी के जीवन को समझ तो हम चुके हुए हैं, पर इसके लिए जो खास जो सटीक वो है उससे ये प्रतिरक्षा प्रणाली से ये बच जाता है। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जिसके द्वारा ये फैल्सिपारम मलेरिया होता है, इसके लिए अच्छी बात यह है कि अब कम से कम छोटे अफ्रीकी बच्चों के लिए एक टीका ऐसा है जो उन्हें लगाया जा सकता है इस मलेरिया फैल्सिपारम से बचने के लिए। तो इस सप्ताह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।